ऑनलाइन कक्षा में आज आपका स्वागत है। आज द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ में हिंदी साहित्य को लेकर चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। विद्यार्थियों, आपके प्रथम प्रश्न पत्र में जयशंकर प्रसाद का अजातशत्रु नाटक है। आज हम अजातशत्रु नाटक के अगले प्रसंग पर, पूर्व की कक्षा में एक प्रसंग किया था, उससे अलग प्रसंग में आज बात करेंगे अपन। पहले हमने प्रसाद जी के नाटककार के रूप में प्रसाद जी को देखा और प्रसाद जी के नाटककार रूप के साथ साथ उनकी नाटकत्व जो कला है उस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया था। और आज हम अजातशत्रु को केंद्र में रखकर उनके और अन्य नाटकों के संदर्भ में बात करते हुए अपन विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ अपन देखते हैं जयशंकर प्रसाद और उनका नाटक अजातशत्रु। जैसा कि सब लोगों को विदित ही है कि हिंदी नाटकों का विकास जो है उसका प्रारंभ भारतेंदु काल से हुआ। हिंदी नाटकों के विकास का आरंभ भारतेंदु काल से हुआ, लेकिन उसका जो परम उत्कर्ष है, उसका जो पूर्ण उत्कर्ष है, वो हमें प्रसाद युग में देखने को मिला। क्योंकि प्रसाद जी ने नाटकों के पात्रों का ऐसा अद्भुत श्रृंगार किया है, उन्हें ऐसा स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया है, उनमें शैली का वैचित्र्य समावेश किया है, उनमें अंतर्द्वंद की कलात्मक पूर्ण अभिव्यंजना की है। वो निसंदेह बहुत ही प्रशंसनीय, श्लाघनीय और नाटकीय क्षेत्र में अपनाने योग्य है। प्रसाद जी ने नाटकों में आप देखें तो भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही कलाओं का समावेश किया है। इनके पात्रों का जो चरित्र है वो देखें बिल्कुल अलग हटकर है। पात्र अंतर्द्वंद में परिपूर्ण दिखाई पड़ता है और अंतर्द्वंद को धीरे धीरे बढ़ाते हुए फलागम तक पहुंचता है। भारतीय नाटकों का उद्देश्य भी रस संचार करना है, जबकि पाश्चात्य नाट्य परंपरा इससे भिन्न है। उसमें विषय वस्तु और चरित्र चित्रण पर अधिक जोर दिया जाता है, लेकिन प्रसाद जी इससे भिन्न है। प्रसाद जी के नाटकों का उद्देश्य रस संचार के साथ साथ कथा के संयोजन का पूर्ण विकास दिखाना है। इसीलिए इनका नाटक न तो दुखांत है न सुखांत है, बल्कि क्या है, प्रसादांत है। आप देखें प्रसाद जी ने अनेक नाटकों का सृजन किया है। ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक, प्रतीकात्मक, समस्यामूलक अनेक प्रकार के नाटकों का सृजन किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि उनको ऐतिहासिक नाटकों में मिली है और ऐतिहासिक नाटकों की संख्या भी अधिक है। उनमें इतिहास के प्रमुख पात्रों को उठाया है और स्वाधीनता संग्राम के समय की समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए उनका समाधान माध्यम से प्रस्तुत करवाया है। चाहे तो चंद्रगुप्त हो या स्कंदगुप्त, अजातशत्रु हो या राजश्री, ध्रुव स्वामिनी हो, ये विशाखा इत्यादि नाटकों के माध्यम से, ऐतिहासिक उन प्रसिद्ध पात्रों के माध्यम से उन्होंने समकालीन युग की समस्याओं को केंद्र में रखते हुए समाधान या उद्देश्य की पूर्ति करवाई है। उनका जो जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक है वो पौराणिक नाटक है और सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, एक घूंट और करुणालय ये इनके एकांकी हैं। कामना इनका प्रतीकात्मक नाटक है। कुल मिलाकर इन्होंने जो नाटक सृजित किए हैं ऐतिहासिक, उनमें इतिहास की जो विच्छिन्न कड़ियां हैं उनको जोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने स्वयं भी कहा है कि मेरी इच्छा हमेशा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंशों को दिखाना है, उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराना है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने में बहुत कुछ प्रयास किया है। उनकी ये दर्द धारणा भी रही है कि किसी भी उन अंशों को उन्होंने उठाया है जो अंश विच्छिन्न रह गए हैं, जो कड़ियाँ टूट गई हैं, उन कड़ियों को उठाते हुए उन्होंने उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराया है जिन्होंने वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयास किया है। उनकी ये दृढ़ धारणा भी रही है कि किसी भी जाति के आदर्श निर्माण में ऐतिहासिक अनुशीलन की परम आवश्यकता है। इससे क्या होता है, जाति का वर्तमान प्रकाशमय होता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए
उन्होंने इतिहास के साथ साथ कल्पना का भी मिश्रण किया है, लेकिन कल्पना के मिश्रण से ऐतिहासिकता को कोई आघात नहीं पहुंचा है। उनके ऐतिहासिक नाटकों में भारतीय संस्कृति के वो चित्र हैं जो वर्तमान को संवारते हुए भविष्य को आशावादी बनाने की प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। साथ ही साथ इन पात्रों के माध्यम से देशभक्ति का, राष्ट्रीयता का और प्रेरणात्मक जीवन प्रसंग का एक उद्घोष भी सुनाई पड़ता है। ये सूझबूझ, उनकी जो ऐतिहासिक सूझबूझ है, उसमें कल्पना का सुंदर समायोजन इनके नाटकों की एक अलग विशेषता बन जाती है। अभी देखिए कि तत्कालीन जो सांस्कृतिक वातावरण की उपस्थिति है, उसके लिए वैसी ही भाषा का प्रयोग करना भी समीचीन जान पड़ता है। इसीलिए यद्यपि इनके नाटकों को लोग कहते हैं कि भाषा के कारण, शैली के कारण बड़ा ही दुरूह लगता है समझना, लेकिन ये आवश्यकता थी उस समय की। सांस्कृतिक वातावरण को उपस्थित करने के लिए ऐसी भाषा शैली की आवश्यकता थी जिसका प्रयोग, तत्सम प्रधान भाषा शैली का प्रयोग करना उन्हें अवश्य जान पड़ा। अब अजातशत्रु के नाटक का नामकरण की अगर बात सोचें तो ये नामकरण अजातशत्रु के नाम पर किया गया है, क्योंकि संपूर्ण कथा के केंद्र में अजातशत्रु ही है। प्रारंभ में तो उसका चरित्र जो है बड़ा दुर्विकार और संघर्षशील व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आता है, लेकिन समापन होते होते बहुत ही विनम्र व्यवहार में परिवर्तन दिखाया गया है। और नाट्यशास्त्र की दृष्टि से देखें तो ये धीरोदात्त और मध्यम कोटि का नायक सिद्ध होता है। तो विद्यार्थियों, हमने थोड़ा सा प्रसंग इसको जानने का प्रयास किया अजातशत्रु को, और प्रसाद जी के नाटकों के बारे में जानकारी हासिल की। अब अगली कक्षा के अंदर हम अजातशत्रु के चरित्र का चित्रण करेंगे। आज इतना ही करेंगे। धन्यवाद।